नमस्कार दोस्तों, आप सबका एसएमएस चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से। आप सबको पता ही होगा, ये है रे डेलियो, जो कि दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर के फाउंडर हैं। इन्होंने ब्रिज वाटर एसोसिएट्स नाम का हेज फंड फाउंड किया था न्यूयॉर्क सिटी में। और अभी ये भाई साहब ने बहुत बड़ा दावा किया है। तो रे डेलियो जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है ग्लोबल रिसेट की, जो कि 2026 के एंड तक कभी भी आ सकता है। उन्होंने कहा है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए, और जो दुनिया की इकोनॉमी को लीड करते हैं, वो जो है 2026 के एंड तक क्रैश हो जाएगी। और उसकी जगह दूसरी एक सुपर पावर उभर आएगी। तो उन्होंने 500 साल की हिस्ट्री स्टडी की है, और उन्होंने ये कहा है कि जो भी सुपर पावर देश बनता है, उसका एक साइकिल होती है जिसमें कि 7 की फैक्टर्स होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। पहले जो है किसी भी देश की जो है इकोनॉमी अच्छे होते 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 एक टाइम आता है कि उसकी इकोनॉमी दुनिया में की सबसे अच्छी इकोनॉमी बन जाती है। और उस टाइम जो है उसकी करेंसी जो है करेंसी ग्लोबल करेंसी बन जाती है। जैसे कि इस केस में यूएसए की यूएस डॉलर जो है अभी ग्लोबली एक्सेप्टेड है। और ये एक ही ऐसी करेंसी है कि जो दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेप्ट की जाती है। तो ये होती है पहली स्टेप। दूसरी स्टेज होती है पीस एंड हाई प्रोडक्टिविटी लिफ्ट एवरीवन। अगर किसी कंट्री की करेंसी ग्लोबल करेंसी बन जाए, तो वहाँ डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ काम करना चाहेंगी। तो उसकी वजह से जो है सभी सेक्टर में, उस देश के सभी सेक्टर में अच्छी डेवलपमेंट होती है। और तीसरी स्टेज है डेब्ट बलून्स एंड वेल्थ गैप वाइडन्स लाइक क्रेजी। मतलब कि आ, आ, ये- मतलब कि आ, और भी डेवलपमेंट करने के लिए उस कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट बोरो करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, 2020 के पहले ऐसी कंडीशन आए थे कि यूएसए की जीडीपी से ज़्यादा उसकी यूएसए की जीडीपी के ज़्यादा उसका डेब्ट हुआ था। और उस टाइम कैसे तो करके सरकार ने यूएसए की इकोनॉमी को बचा लिया था। फिर चौथी स्टेज आती है बबल बस्ट। ये बबल जो है कभी भी बस्ट हो जाता है, और उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट करनी पड़ती है। और आपको पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी अगर प्रिंट किया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से सोसाइटी जो है टर्न्स अगेंस्ट इटसेल्फ। मतलब खुद के देश की सोसाइटी खुद के देश के सरकार के खिलाफ ही रास्ते पे उतर आती है। और उसका फ़ायदा जो है एक्सटर्नल राइवल्स लेते हैं। जैसे कि इस केस में यूएसए के कट्टर दुश्मन है चाइना और रूस। तो अगर ऐसी कंडीशन भविष्य में आती है, जैसे कि रे डेलियो के हिसाब से उन्होंने बोला है, तो यूएसए में अगर लोग रास्ते पर उतर आएंगे तो उसका फ़ायदा चाइना और रूस ले लेंगे। और सेवंथ स्टेज आती है करेंसी एंड पॉलिटिकल रिसेट हैपन्स एंड ए न्यू पावर राइजेस। और उस सब का जो फ़ायदा है दूसरी ही कंट्री लेती है। और वो कंट्री जो है नई इकोनॉमिक सुपर पावर के तहत उभर आती है, और उसकी करेंसी भी फिर ग्लोबल करेंसी के तहत एक्सेप्ट की जाती है।
तो ये कहना था रे डालियो का कि आ, कि यूएसए की इकोनॉमी जो है बहुत बुरी तरह 2026 के एंड तक क्रैश हो सकती है और उसकी जगह एक नई सुपर पावर उभर आ सकती है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है यूएसए के बाद दूसरी कौन सी सुपर पावर आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि यूएसए के पहले कुछ सालों के लिए 100-150 सालों के लिए यूके मतलब ब्रिटेन तब सुपर पावर था। और उसके पहले इतिहास में जितने पहले तक जाओगे तब तक दुनिया में एक ही सुपर पावर थी और वो था अपना भारत। वो था अपना भारत। तो चलिए, पर इसमें मेन पॉइंट ये है कि यूएसए की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी तो भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर यूएसए की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी तो रूपी जो है अपना वीक हो जाएगा। उसके वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स अपने कम हो जाएंगे। और फिर मेन पॉइंट है कि अपना जो एक्सपोर्ट्स है उसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर है आईटी सेक्टर, उसका जो ग्लोबल रेवेन्यू में से 50% रेवेन्यू जो है मतलब हाफ हाफ रेवेन्यू आता है अकेले यूएसए से। अगर यूएसए की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी तो अपने आईटी सेक्टर का रेवेन्यू भी बहुत कम हो जाएगा, जिसके वजह से इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये कहना था रे डेलियो। तो आपको क्या लगता है सच में यूएसए की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये इंसान को आप पहचानते ही होगी। इनका नाम है माइकल बरी। आपने बिग शॉट मूवी का नाम तो सुना ही होगा, जो उसमें मेन किरदार है वो ये इनका है। इन्होंने 2008 की क्राइसिस जो है सबसे पहले प्रिडिक्ट की थी और उसमें उन्होंने सबसे पहले बहुत बड़ा एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी। और 2008 का क्रैश होने के बाद उन्होंने लगभग लगभग $1 बिलियन कमाए थे। $1 बिलियन मतलब लगभग 9,000 करोड़ रुपए। उन्होंने पर्सनली कमाए थे $100 मिलियन। और उनके हेज फंड ने कमाए थे लगभग $800 मिलियन 2008 के क्रैश में। तो उन्होंने और एक बार बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है अगेंस्ट द टेक जायंट्स, जैसे कि एनवीडिया एंड पैलेंटियर ये दो स्टॉक के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है। और वो छोटी मोटी शॉर्ट पोजीशन नहीं है, वो $1.1 बिलियन की पोजीशन है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए। और उसमें और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन मतलब 80% है, 80% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। जो माइकल बरी हेज फंड मैनेज करते हैं उसके पोर्टफोलियो का 80% जो है अभी सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट पोजीशन में लगा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियसली माइकल बरी ले रहे हैं कि अभी बहुत बड़ा एक क्रैश आ सकता है। और इस शॉर्ट पोजीशन में से 66% शॉर्ट जो है वो पैलेंटियर स्टॉक पे है। पैलेंटियर जो कि आपको पता ही है या यूएसए की आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। और जो 14% शॉर्ट पोजीशन है वो एनवीडिया पे है। और एनवीडिया अभी तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और कुछ दिन पहले उसने $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप हिट की थी। मतलब अभी पूरे पूरे इंडिया की मार्केट कैप $5 ट्रिलियन है, आपको पता ही है। तो लगभग तो आपको क्या लगता है माइकल बरी इस बार भी सक्सेसफुल हो जाएंगे या नहीं?
और सबसे बड़ी सबसे सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या अब हम इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल जाए और बहुत बड़ा क्रैश होने के बाद वापस आ जाए। तो इस आंसर का है नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े से बड़े इन्वेस्टर जो है स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। मतलब कि टॉप पे मतलब कि स्टॉक मार्केट के टॉप पे वो निकल जाएंगे और स्टॉक मार्केट के बॉटम में वो चले आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज जो रामदेव अग्रवाल सर है, जो कि भारत के बहुत बड़े इन्वेस्टर है, वो जो है उनको 2008 का क्रैश पहले से पता था, पर वो निकल उस टाइम नहीं निकले, क्योंकि उनको पता था अगर मार्केट से बाहर निकल जाए और फिर मार्केट का बॉटम कब आएगा ये किसी कोई भी नहीं बता सकता। और उस टाइम जो मार्केट में पैसे डालना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरफ देखो उस तरफ फियर का माहौल होता है। तो मेरे ख्याल से ये है कि अभी तो मार्केट में टिके ही रहना चाहिए, और जब कभी ऐसा बहुत बड़ा क्रैश हो जाए उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे कि अभी जो है, अगर अपने अपने पोर्टफोलियो में बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो अपने को घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्रैश आएंगे, क्रैश जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि 2008 में बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, 2020 में भी क्रैश हुआ था। और इतने बड़े क्रैश होते हुए भी राकेश झुनझुनवाला सर ने अपना टाइटन स्टॉक जो है वो होल्ड किया था। और एक स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला सर की पूरी 80% पोर्टफोलियो था, सिर्फ एक स्टॉक में, टाइटन स्टॉक में। और आज आप देख सकते हैं वो 3 रुपये में जो स्टॉक खरीद गया था आज 3000 रुपये में है। मतलब कि अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो होल्ड करो, और अगर बहुत ही पेनी स्टॉक खरीदे हैं, अगर वीक फंडामेंटल स्टॉक है तो आप उसको बेच सकते हो और कैश भी होल्ड कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।